हाउ एस्ट्रोलॉजी वर्क्स। एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे हमने इस पे पॉइंट ऑफ व्यू देखे हैं, बहुत सारे वीडियोस और रील्स देखे हैं। और ये ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें हमेशा लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, इसके बारे में समझना चाहते हैं। और बहुत सारे इसके ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर लोग काफ़ी मिसलीड हुए हैं। और काफी लोग जो हैं वो थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। अराउंड 25% ऑफ फेसबुक ट्रैफिक टुडे इज ऑन एस्ट्रोलॉजी। गूगल पे देर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सर्चेज ऑन एस्ट्रोलॉजी। और एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट यू सी, वेदर इट इज इंस्टाग्राम और यूट्यूब, एस्ट्रोलॉजी इज अ कंटेंट विच इज कंज्यूम्ड वेरी वेरी अग्रेसिवली। और इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा इसमें एक तरह से लोगों का ध्यान ये टॉपिक जो है अपनी तरफ खींचता है। मेरे हिसाब से ये एक सिंपल सा साइकोलॉजिकल रीजन भी हो सकता है दैट फंडामेंटली एवरीबडी इज curious about the future. People are always anxious about the unknown. क्या होगा, कल क्या होगा, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा, 2026 शुरू हुआ है, क्या मेरा साल ठीक जाएगा कि नहीं जाएगा। मैंने कुछ मेजर डिसीजंस लेने हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स करनी है, क्या मेरे स्टार्स अलाइंड है कि नहीं है। बेसिकली अल्टीमेटली ये सब सवाल लोगों के दिमाग में आते हैं। और जब किसी को ये डिसीजन लेना होता है, या स्पेशली जब लोगों के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, तो लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या मेरे स्टार्स सब ठीक है कि नहीं है। बहुत सारा इस पे सिचुएशन, इन सिचुएशंस में बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारे वीडियोस हैं, रील्स हैं। तो हम थोड़ा सा ये देखने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में कॉन्सेप्ट क्या है, ये कैसे काम करता है, और इसके बारे में हमें क्या सोचना चाहिए और हमें कैसे इसके बारे में सोचना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ। मेरे को एस्ट्रोलॉजी सीखते हुए और प्रैक्टिस करते हुए अराउंड 17 ईयर्स हो गए हैं। 2008 में मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी थी, और उस टाइम पर एज अ हॉबी सीखी थी। अभी भी मेरा पैशन है ये, दिस इज नॉट माई प्रोफेशन। आई एम नॉट अ फुल टाइम एस्ट्रोलॉजर, आई एम नॉट, दिस इज नॉट माई प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। ये मेरा बिजनेस नहीं है, ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मेरा प्रोफेशन नहीं है। इसलिए शायद मेरा इसके साथ जो एंगेजमेंट है इस टॉपिक के साथ, वो एक इंटरेस्ट, हॉबी या रिसर्च लेवल पे ज्यादा है। मैंने कभी इसके थ्रू अपना बेसिक प्राइमरी करियर या प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए मैंने कभी काम नहीं किया है। तो इसलिए शायद मेरा सोचने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। और वही मैं थोड़ा इस वेबिनार में शेयर करूंगा कि जो मेरी लर्निंग्स रही हैं और जो मैंने देखा है कि कौन से कॉन्सेप्ट काम करते हैं। ये वेबिनार दो पार्ट्स में हम करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज अबाउट शेयरिंग सम कॉन्सेप्ट्स के, थोड़ा सा मैक्रो लेवल से हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा फिजिक्स की बात करेंगे, थोड़ा हिस्ट्री की बात करेंगे। और जब वो कॉन्टेक्स्ट सेटिंग हम करेंगे, तो सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि प्रैक्टिकली एस्ट्रोलॉजी कैसे हमारी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है और हम उसके बारे में कैसे काम करते हैं। तो पार्ट वन इज द फंडामेंटल्स, आई विल गेट इनटू द स्लाइड। सबसे पहली चीज तो ये कि हमको ये देखना पड़ेगा कि हम कौन से स्केल पर ऑपरेट कर रहे हैं और एस्ट्रोलॉजी क्या करती है। एस्ट्रोलॉजी में एक एस्ट्रोनॉमी का पार्ट होता है। एस्ट्रोनॉमी यानी कि द साइंस ऑफ प्लैनेट्स, हेवनली बॉडीज। बिकॉज आपने सुना होगा कि मंगल, शनि, सूर्य, कर्क राशि, मिथुन राशि, स्कॉर्पियो, पाइसेस, अरे वो शनि वक्री हो गया, मंगल उच्च का हो गया, जुपिटर नीच का हो गया। ये सारे आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सुने होंगे। इसका एक्चुअली में मतलब क्या है और ये कैसे काम करता है। सबसे पहले तो ये बातें ना कोई करेगा नहीं आपके साथ, ये आपको कोई बताएगा नहीं। ये तभी आप देखोगे अगर आप क्यूरियस हो एंड आप थोड़े से सवाल पूछोगे कि अगर कुछ आप बता रहे हो तो इसका क्या लॉजिक है, इसके 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 पीछे क्या रैशनल है। क्योंकि साइंस और रीजनिंग और लॉजिक हमेशा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आपको हमेशा वही चीज माननी चाहिए जो साइंटिफिकली बैक्ड हो, जिसके पीछे डेटा हो, एविडेंस हो। और क्यूरियस क्वेश्चंस हमेशा पूछते रहने चाहिए। तो जब आप क्यूरियस क्वेश्चंस पूछोगे तो आप हर चीज को एक लॉजिकल एनालिटिकल माइंड से देखोगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लाइंडली किसी को ऐसे विश्वास करने का कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि हम ये
पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये चल कैसे रहा है, क्या हो रहा है, हम रहते कहाँ हैं, हम कहाँ बैठे हैं। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फोटो है जो वॉयेजर वन, नासा नासा का एक सैटेलाइट था, एक एक एक्सपेडिशन उन्होंने किया था स्पेस में, उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट छोड़ा था जिसका नाम वॉयेजर वन था, जिसने 1990 पे ये फोटो खींचा था 6 बिलियन किलोमीटर दूर से। तो ये जो पेल ब्लू डॉट आप देख रहे हो ये अर्थ है, तो ये हमारा प्लेनेट है। तो प्रैक्टिकली हम लोग एक गोले पर आसमान के बीच में लटके हुए हैं। और ये पूरा जो स्केल है, ये पूरा जो एक सिस्टम चल रहा है वो कैसे चल रहा है, तो इसको, ये थोड़ी सी चीजें आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि हम कौन से लेवल के कौन से लेवल पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, और हम इस पूरे सिस्टम में हम कहाँ पर हैं। तो ये अर्थ है जो आप देख रहे हो, इट्स अ सस्पेंडेड स्मॉल पेल ब्लू डॉट इन द मिडल ऑफ नोवेयर, somewhere in the ocean, or somewhere in the ocean or the sky, the cosmos. कॉस्मॉस के अंदर हर चीज मूव कर रही है, ये एक कंसिस्टेंट मोशन है, यहाँ पे कुछ भी स्टेबल नहीं है। और बहुत सारा एक्शन और बहुत सारा मूवमेंट है जो हमें फील नहीं होता है, बिकॉज हम लोग एक सिस्टम का पार्ट हैं और हम उस सिस्टम के अंदर ऑपरेट करते हैं। तो आपको रियल टाइम में वो फील नहीं होगा। बट थोड़े से अगर आप फैक्ट्स देखो, तो अर्थ का जो एक्सिस है वो 1670 किलोमीटर पर आवर पे रोटेट करता है। मतलब जब अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है, जिससे दिन और रात होता है, जिसको हम रोटेशन बोलते हैं, 1670 किलोमीटर पर आवर। अर्थ सोलर ऑर्बिट, जो अर्थ सन के आसपास घूम रही है, वो 1,07,000 किलोमीटर पर आवर है, जो एक साल में वो पूरा करती है। अब आप अगर एक गाड़ी में बैठे हो जो 1,07,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो सोचो आपको क्या दिखेगा बाहर, खिड़की से बाहर क्या दिखेगा। ये आप अर्थ को आप इमेजिन करो कि इस स्पीड पे वो चल रही है। सन जो है, सन मिल्की वे में ऑब्जर्व या मूव कर रहा है एट 8,28,000 किलोमीटर पर आवर। और जो कॉस्मिक ईयर है, जिसमें सन को, सोलर सिस्टम को एक वन गैलेक्टिक ऑर्बिट पूरा करने में जो टाइम लगता है, वो है 225 से 250 मिलियन ईयर्स। टाइम को देखने का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीका है, जो जिसको हम टाइम बोलते हैं, जो कि हम अपने बेसिक डेली लाइफ में यूज करते हैं, कि अभी 6 बज रहे हैं, अभी 4:10 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, मंडे है, ट्यूसडे है, या 2025 है, 2023 है। वो बहुत डिफरेंट टाइम है। गैलेक्टिक टाइम या यूनिवर्सल टाइम, जिसको हमारे पुराने टेक्स्ट में मनवंतर, योग और ब्रह्मा जी का जो एक दिन है वो 4,32,000, 4,32,00,000 सालों के बराबर होता है, वो सब एक टाइम, एक डिफरेंट है। दैट इज डिफरेंट फिलोसॉफिकल डिस्कशन, अभी उस पर नहीं जाएंगे। बट टाइम इज वेरी डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल्स और डिफरेंट स्केल्स। हमने जो टाइम बनाया है अर्थ पे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, वो हमने सिर्फ एक बिहेवियर के लिए बनाया है, सिर्फ एक कन्वीनियंस के लिए बनाया है, ताकि हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकें। क्योंकि अगर मुझे किसी से मिलना है तो मैं बोलूंगा कि आप 10 बजे आ जाना, तो मैं जब तक वो बताऊंगा नहीं 10 बजे, तो उनको पता नहीं लगेगा कब आना है। तो हम दोनों के लिए 10 एक ही टाइम पे बजने चाहिए, तो वो एक प्रैक्टिकल टाइम का यूज है। बट दिस इज द कॉस्मोस दैट वी आर वर्किंग विद। अब ये रैंडमली बना सिस्टम या किसी ने इसको डिजाइन किया, ये एक डिफरेंट डिस्कशन है। बट ये रियलिटी है कि दिस इज द स्केल दैट वी आर ऑपरेटिंग ऑन। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, अगर हम ये सोचें कि बिग बैंग जो हुआ था, जो जहां पर यूनिवर्स बना था, वो भी एक थ्योरी है कि यूनिवर्स बिग बैंग से क्रिएट हुआ। बिग बैंग हुआ था तकरीबन 13.8 बिलियन ईयर्स पहले, जो कि 1,380 करोड़ साल आप बोल सकते हो। अगर मैं बिग बैंग के पूरे स्केल को सिर्फ एक साल के स्केल पे मेजर करूं, जैसे अगर मैं सोचूं कि बिग बैंग हुआ था 1 जनवरी को रात के 12 बजे, जब नया साल शुरू होता है, तो उस स्केल पे हम लोग कहां पर हैं। अगर बिग बैंग को हम मान लें कि वो 1 जनवरी को रात के 12 बजे हुआ था, जैसे ही नया साल शुरू हुआ है, और आज अगर हम बोल रहे हैं कि हम 31 दिसंबर पे हैं, रात के 11:59 फिफ्टी नाइन सेकेंड्स पे, तो ह्यूमन बीइंग्स जो थे वो सिर्फ 11:58 पैंतालीस सेकंड पर आए हैं अर्थ पे। तो इसका मतलब बहुत सारी जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, जो हमें सिर्फ हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब ऑलरेडी हो चुकी है। लास्ट के 14 सेकंड में सारी की सारी रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। इस स्केल पे एक एक मिनट हजारों सालों के बराबर है।
तो अगर आप देखोगे तो हिंदुइज्म स्टार्ट हुआ 8 मिनट पहले, नहीं सॉरी 8 सेकंड पहले, 11:59:52। क्रिश्चियनिटी, स्टीम इंजन, स्मार्टफोन्स, इंटरनेट, ये सब कुछ आखिरी के 1 सेकंड में हुआ है। तो जब हम बात कर रहे हैं प्लैनेट्स की या एस्ट्रोलॉजी की या मोशन की, तो ये सब उस स्केल पर अगर आप देखोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ लास्ट के कुछ सेकंड्स की कहानी है। अब ये पर्सपेक्टिव जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि हम जब एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं या करने की कोशिश करते हैं, प्रिडिक्शन करने की कोशिश करते हैं, तो हमें ये आइडिया होना चाहिए कि हम कौन से स्केल और कौन से लेवल पे चीजों को जानने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात इसके अंदर आती है कि हिंदुइज्म में ऐसे बहुत सारे प्रूफ हैं और टेक्स्ट हैं जहां पर फोर्थ सेंचुरी या फिफ्थ सेंचुरी कॉमन एरा जिसको बोलते हैं, जिसको एडी भी बोलते हैं, फोर्थ या फिफ्थ सेंचुरी कॉमन एरा के टाइम पर ऐसे प्रूफ हैं कि हिंदुइज्म में ऐसे टेक्स्ट अवेलेबल हैं या ऐसे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं जहां पर हमारे एंशियंट ऋषियों ने और हमारे गुरुओं ने और सेजेस ने बहुत ज्यादा एक्यूरेट प्रिडिक्शंस की हैं। उन्होंने बहुत ज्यादा एक्यूरेटली कॉस्मोस को ऑब्जर्व किया है। उनको पूरा का पूरा सिस्टम, ये अर्थ की मूवमेंट, प्लैनेट्स की मूवमेंट, जॉडियक कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, कहाँ पर एरीज है, कहाँ पर टॉरस है, कहाँ पर जेमिनाई है, ये राशियां कैसे कैसे लेड आउट है, इसमें कौन से नक्षत्रास हैं, इनके एलिमेंट्स क्या हैं, इनके लॉर्ड्स कौन हैं, ये सारी ऑब्जर्वेशन इतने पुराने लेवल पे बिना किसी टेलीस्कोप के हमारे ऋषियों ने कैसे किया। अब या तो उनके पास बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन पावर थी कि उस टाइम पे पॉल्यूशन नहीं था और वो पहाड़ की चोटी में बैठ के ऊपर देखते रहते थे और ऑब्जर्व करते रहते थे और सालों तक वो नोट्स बनाते रहते थे और उनको समझ आता था कि हाँ ठीक है, अभी ये जो ग्रुप ऑफ स्टार्स है ये टॉरस है और यहाँ पे टॉरस शुरू हो रहा है, यहाँ टॉरस खत्म हो रहा है, इसके बाद जेमिनाई स्टार्ट हो रहा है। और टॉरस अर्थ साइन है, जेमिनाई एयर साइन है, पाइसेस वाटर साइन है। इनका कॉम्बिनेशन, इनका इनका जो है एलिमेंट क्या है, इनके लॉर्ड्स कौन है, ये कैसे बिहेव करते हैं, ये फ्रेमवर्क कैसे काम करता है, ये सिर्फ एक गैस वर्क ही है। ये हमें नहीं पता ये कैसे किया उन्होंने, बट ये बहुत एक्यूरेट है। जब आप एस्ट्रोलॉजी में जाते हो और आप थोड़े से एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करते हो, चार्ट्स देखना शुरू करते हो, तो आपको समझ में नहीं आता कि ये किया कैसे होगा। अब 360 डिग्री का आपका जो सर्कल है जिसमें सारे स्टार्स का ग्रुप है, अब कैसे बताओगे कि कहाँ पे कैप्रिकॉन खत्म हो रहा है और एक्वेरियस स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे सैजिटेरियस खत्म हो रहा है और कैप्रिकॉन स्टार्ट हो रहा है, वो डिवीजन कैसे होगा। सन की मूवमेंट, सन मकर में कब जाएगा। अभी जैसे 14 जनवरी को, आज से 4 दिन पहले मकर संक्रांति सेलिब्रेट कर रहे थे हम। सन कैप्रिकॉन में 14 जनवरी को जाता है, इसीलिए उसको मकर संक्रांति बोलते हैं, बिकॉज मकर राशि होती है कैप्रिकॉन। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से सन मकर संक्रांति 14 जनवरी को है, सन मकर में 14 जनवरी को जा रहा है, ये हिंदू कैलेंडर बता रहा है। अगर आप लिंडा गुडमैन देखोगे और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी देखोगे तो वो अभी भी सन साइन को, कैप्रिकॉन साइन को 23 दिसंबर से स्टार्ट करते हैं। 23 दिसंबर वर्सेस 14 जनवरी। अगर आप अभी करंट जोडियक देखोगे तो सन कैप्रिकॉन में 14 जनवरी को ही जा रहा है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स उसको अभी भी 23 दिसंबर ही मानते हैं, लिंडा गुडमैन जो पढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने आज से तकरीबन 1800-1900 साल पहले ये ऑब्जर्व किया था कि सन कैप्रिकॉन में 23 दिसंबर को जाता था। तो अभी तक उसी को ही मानते हैं, लेकिन हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं। हम इसमें अर्थ की जो एक्सियल प्रिसेशन मूवमेंट है उसको भी अकाउंट करते हैं। जैसे एक लट्टू जब घूमता है और वो रुकने वाला होता है तो उसका टॉप ऐसे वॉबल करता है। तो वो जो वॉबलिंग एक्सियल प्रिसेशन है अर्थ का, उसका जो एक एक जो उसका चक्कर है, वो 28,000 सालों की साइकिल है। हिंदुइज्म में हम उसको काउंट करते हैं। तो ये जो 1700-1800 साल जो बीते हैं, उसमें वो इतना मूव कर गया है कि 23-24 डेज का फर्क आ गया है। तो जहां पर आप 14 जनवरी को आप मकर मकर में जा रहा है सन, आज से 1700-1800 साल पहले वो तो 23 दिसंबर को ही जा रहा था। क्योंकि हम उस कैलकुलेशन को हम अपने कैलकुलेशन में उस मूवमेंट को हम बेक इन करते हैं, तो हम उसको 14 जनवरी को लेके आए हैं।
ऐसे ही अगर आप देखोगे अगले 1800 साल के बाद मकर संक्रांति 14 जनवरी को नहीं होगी। वो हो सकता है 23 फरवरी को हो या 22 फरवरी को हो, वो डेट शिफ्ट होती जाएगी ऐसे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा। क्योंकि वो उसका एक लॉजिक हमने डिफाइन किया हुआ है और हम उसको, उस मूवमेंट को हम बेक इन करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वी आर मोर एक्यूरेट एंड वी आर मच मोर एडवांस्ड। अब टेलीस्कोप तो डिस्कवर हुआ था, टेलीस्कोप बना था कोई 400 साल पहले। गैलीलियो ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उसमें दिया था। इस टाइम पे तो कोई टेलीस्कोप भी नहीं था जब ये सारे सन साइंस और ये लिख के उन्होंने छोड़ दिया उस टाइम पे। सूर्य सिद्धांत करके एक बुक है एंशियंट हमारी, जिसमें इफ यू गो इनटू डिटेल यू विल सी सूर्य सिद्धांत में सारी कैलकुलेशन बहुत डिटेल में बताई गई है। और सूर्य सिद्धांत, ऐसा बोला जाता है कि आर्यभट्टा वाज द ऑथर ऑफ सूर्य सिद्धांत। ही वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन। ही वाज इन द फोर्थ सेंचुरी कॉमन इरा, तकरीबन 1900 2000 साल पहले की बात है। अब उन्होंने कैसे सोचा होगा कि अर्थ की डायमेंशन क्या है, वो कैसे कैलकुलेट होता है। अच्छा बाय द वे उन्होंने उसी टाइम पे बता दिया था कि अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ राउंड है। जो बाद में बहुत सारे लोगों ने उस पर डिस्कशन किया, बाइबल में क्रिश्चियनिटी में काफी टाइम तक ये माना गया कि अर्थ फ्लैट है, जबकि उन्होंने पहले ही बता दिया था। युगों की डेफिनेशन क्या है, युगों का टाइम पीरियड क्या है, वो कैसे काम करते हैं, एक्लिप्सेस कैसे काम करते हैं, उसकी प्रिडिक्शन करना, प्लैनेट्स की मूवमेंट, उनका ट्रांजिट, ये सब सूर्य सिद्धांत में है। तो ये हमारी एंशियंट नॉलेज है जो उस टाइम से ऑलरेडी हमारे पास थी। ये चीजें समझना बहुत जरूरी है क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का जो मेन बेस है वो एस्ट्रोनॉमी ही है। क्योंकि आपको अगर ट्रांजिट देखना है, आपको गोचर देखना है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेनेट कौन सी राशि में कब एंटर करेगा। जैसे मैंने सन का एग्जांपल दिया मकर का, तो उसके लिए ये सारी इंफॉर्मेशन जरूरी चाहिए। दैट इज द सूर्य सिद्धांत। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, जैसे जैसे एस्ट्रोलॉजी डेवलप हुई, जब ये ऋषि मुनियों ने ये सब कुछ डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट किया और इन्होंने एस्ट्रोलॉजी के बारे में देखना बोलना स्टार्ट किया, तो बहुत सारे किंग्स और रूलर्स जो थे उन्होंने हमेशा एक राज ज्योतिषी को अपॉइंट करना स्टार्ट किया। अब ये जो राज ज्योतिषी होते थे ये मोस्टली राजा के ट्रस्टेड एडवाइजर और गाइड होते थे, जो प्लानिटरी पोजीशन से और राजा की हॉरोस्कोप देख के उसको गाइड करना कि उसका टाइम कब अच्छा है कब खराब है, कब उस पर अटैक हो सकता है, कब उनको दूसरे एरिया में जाकर अटैक करना चाहिए, अपनी पावर बढ़ानी चाहिए, उनकी टाइमिंग, उनके इवेंट्स को सब वो करते थे। वॉर स्ट्रैटेजी, एग्रीकल्चर, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ये सब एस्ट्रोलॉजर्स जो थे ये राजा के ट्रस्टेड एडवाइजर्स होते थे। और ये जो नॉलेज थी एस्ट्रोलॉजी की, ये फ्रीली अवेलेबल नहीं थी। एस्ट्रोलॉजी वॉज नॉट फॉर द कॉमन मैन इन दोज डेज। दिस वॉज अ सेक्रेड साइंस, दिस वॉज वेरी वेरी, it was like a well kept secret. जेपी मॉर्गन एक बहुत ही फेमस अमेरिकन बिजनेसमैन बिलियनियर थे। जेपी मॉर्गन का एक बहुत फेमस कोट है, मिलियनर्स डू नॉट यूज एस्ट्रोलॉजी बट बिलियनर्स डू। तो मुझे नहीं पता कि जेपी मॉर्गन एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते थे कि नहीं करते थे, बट ही मेड अ वेरी वेरी बिग बिजनेस एम्पायर एंड क्रिएटेड अ लॉट ऑफ contribution on the American commercial and the large factory production era about 100-150 years back. तो ये उस टाइम पर सिर्फ राजाओं महाराजाओं के लिए और सीक्रेट एंड सेक्रेट साइंस थी, जिसमें मैथमेटिकल प्रिसिजन चाहिए होता था और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आज की डेट में तो आपको सॉफ्टवेयर बना के कुंडली दे देता है, आप सॉफ्टवेयर में डेट प्लेस टाइम ऑफ बर्थ डालो, आपको 2 सेकंड में बता देगा वो कि आपका चार्ट क्या है कहाँ पर है। लेकिन उस टाइम पर आप कभी अगर, मैंने अपने हाथ से एक बार हॉरोस्कोप बनाने की कोशिश की थी पंचांग देख के, उसमें 30 से 40 मिनट लगते हैं एक हॉरोस्कोप को बनाने में, जिसमें आपको सारे प्लैनेट्स के वो तो जो उसका एफएमएरएस होता है उसमें से डिग्री देख देख के सारे हाउसेज में प्लैनेट्स बिठाना और फिर उनकी डिग्री चेक करना, नक्षत्र चेक करना। इट्स अ वेरी टीडियस जॉब, हो जाता है वो, लेकिन वो बहुत सारा उसमें दिमाग और एफर्ट लगता है। तो उस टाइम पर जब सॉफ्टवेयर नहीं थे तो मैथमेटिकली प्रिसिजन बहुत जरूरी था, इसलिए एवरी एस्ट्रोलॉजर हैज टू बी गुड इन मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स का रोल क्या है मैं आगे अपने प्रेजेंटेशन में कवर करूंगा। बट दिस वाज अ बेसिक स्किल जो चाहिए होता था उस टाइम पे एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए। आज की डेट में एस्ट्रोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है, इट इज अ वेरी वेरी ल्यूक्रेटिव बिजनेस। ये राजाओं की साइंस और सूर्य सिद्धांत और हमारे पुराने एंशियंट विजडम, हमारे ऋषि मुनियों ने जो बनाया है, वो सब किताबें हैं, वो सारा डिटेल है। लेकिन आजकल एस्ट्रोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है। आजकल तो आप
एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो अगर आपके पास एक अच्छा मार्केटिंग चैनल है। आप इंस्टाग्राम पे आओ और आप कोई भी कहानी सुनाओ, और आप एस्ट्रोलॉजर, मार्केटिंग अगर आपकी अच्छी है तो आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि कोई एक मिनट, कोई अजीब सा एग्जांपल सोचता हूं। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको मोर को लिम्का पिलाने से आपकी प्रमोशन होती है, और मैं ये बेवकूफाना बात मैं जाके इंटरनेट पे करूं कि आप मोर को लिम्का पिलाओगे तो आपकी प्रमोशन हो जाएगी, और उसके पीछे मैं मार्केटिंग इंजन लगा दूं और उसके 5 लाख व्यूज करा दूं और 50,000 उसके लाइक्स करा दूं, और अपने कुछ फॉलोअर्स बना दूं जो आके बोलें कि हाँ जी मैंने मोर को लिम्का पिलाई थी और मेरी प्रमोशन हो गई थी, तो आप उसको मानने लग जाओगे। मतलब आज तो एस्ट्रोलॉजी की ये हालत है। क्योंकि पिछले 5 से 10 सालों में सोशल मीडिया इतना ज्यादा एक्टिव हो गया है, इतना ज्यादा सोशल मीडिया, इतना इतना ज्यादा क्या बोलते हैं, मतलब आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट माई पर्सनल बिलीफ इज दैट सोशल मीडिया इज लाइक अ पब्लिक टॉयलेट वेयर एनीबडी इज डूइंग एवरीथिंग एनीथिंग एंड गोइंग अवे। तो ये बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम है। मोस्टली जो ये मार्केटिंग बेस्ड एस्ट्रोलॉजी या ये जो इलॉजिकल एस्ट्रोलॉजी है, इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि आप शॉक वैल्यू क्रिएट करो। आप कुछ भी बोलो और फिर उसमें आईबॉल्स और व्यूज लेके आओ। अब जैसे आप नवंबर में आके बोलो, सॉरी आप सितंबर में आके बोलो कि दिवाली बहुत खराब जाएगी, सन यहाँ पे है, मून यहाँ पे है, फलाने फलाने जगह पे प्रॉब्लम हो रही है, ये मंगल का साल है, ये सन का साल है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब बेकार की बातें हैं। ये साल ही टाइम है, टाइम इज एन इल्यूजन, टाइम कुछ होता ही नहीं है। तो ये मरकरी के, मरकरी या सन या मंगल के हिसाब से उसको कुछ नहीं, मंगल को नहीं पता कि ये मेरा साल मना रहे हैं अर्थ वाले। या सैटर्न को शनि बैठ के दूरबीन लेके नहीं देख रहा कि अच्छा ये मैं अभी जाके ना इनको अभी प्रॉब्लम करूंगा, ये मेरे को दिख रहा है कि ये कुछ लोग जो हैं ये अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। ये सब कुछ फियर मॉन्गरिंग है, ये आईबॉल कैचिंग है, ये मार्केटिंग है और कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट मार्केटिंग है। अब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूँ। अगर एक आम के पेड़ पे अगर आप 15 आम तोड़ के उसको खाओगे तो 15 के 15 आम का टेस्ट डिफरेंट होगा, सेम नहीं हो सकता वो, क्योंकि वो नेचुरल फल है। लेकिन अगर आप माजा पियोगे तो 15 की 15 बोतल का टेस्ट सेम होगा। तो जाहिर सी बात है उसमें आम है ही नहीं। अगर उसमें आम होता तो 15 की 15 माजा डिफरेंट टेस्ट करती ना। तो वही एग्जैक्टली द सेम थिंग, इट इज ऑल मार्केटिंग। बट दिस इज अ वेरी स्केरी सिचुएशन, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है कि अब हर कोई, एवरीबडी इज फॉलोइंग फॉर दिस दिस होल ट्रेंड। आप सुन तो रहे हो, आप समझ भी रहे हो, आप इसको कंज्यूम भी कर रहे हो। तो ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि आपके बच्चे, आपके रिलेटिव्स, एवरीबडी इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये, एवरीबडी इज ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ इट। लेकिन ये कॉमन सेंस कोई लगाने को तैयार नहीं है। फ्रॉम ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी वेयर वी हैड डेप्थ एंड अवेयरनेस, जहां पर ऑब्जर्वेशनल साइंस था, डेडिकेटेड स्टडी था, ट्रेडिशनल फोकस था, ये सब हम छोड़ चुके हैं। और अभी हम एंटरटेनमेंट के ऊपर आ गए हैं। मतलब आई आई कॉल इट एंटरटेनमेंट, इट इज नॉट एस्ट्रोलॉजी। कि ये फियर मॉन्गरिंग या किसी भी तरह की मिरेकल रेमेडी, या आप ऐसे कर दोगे तो ऐसे हो जाएगा। आप अब हाँ, मैनिफेस्टेशन, फुल मून में बे लीफ पे लिखना वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वो काम करता है मैनिफेस्टेशन। लेकिन अगर आपके बर्थ में, अगर आपके हॉरोस्कोप में वो प्रॉमिस नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। अगर मेरे हॉरोस्कोप में लिखा है कि मैं 5 करोड़ का आदमी हूंगा तो मैं 5 करोड़ का आदमी ही बनूंगा। अगर मेरे हॉरोस्कोप में लिखा है कि मैं 50 लाख का आदमी बनूंगा तो 50 लाख का बनूंगा। और 500 करोड़ है तो 500 करोड़ ही आएगा। फिर मैं अगर 50 लाख का बंदा हूं, फिर मैं जितनी मर्जी मैनिफेस्टेशन कर लूं, मैं 5 करोड़ का नहीं बनूंगा। तो वो बर्थ प्रॉमिस है, वो स्टैटिक प्रॉमिस है, उसके बारे में हम बात करेंगे। बट दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स, दिस इज द रियलिटी विच इज हैपनिंग, एंड दिस इज वेरी वेरी स्कैरी। दिस इज ऑल द मोर रीजन दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इन द राइट वे। एस्ट्रोलॉजी समझने का सही तरीका क्या है, ये कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी हमारे को। विजडम हैज बीन इरोडेड, ये फियर जो है, मतलब अगेन मार्केटिंग, डराओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी इरोड करो, और किसी तरह की शॉर्टकट मेंटालिटी ड्राइव करो। हर चीज के लिए प्लैनेट को ब्लेम कर दो। अरे आपका नौकरी नहीं लग रही है, अरे वो शनि है ना, देखो 10th हाउस को देख रहा है।
आपका चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आ रहा है, आईवीएफ करवाना पड़ रहा है, अरे हाँ वो देखा ना, वो केतु बैठा ना वहां पे, वो बच्चे में प्रॉब्लम करता है। आपका कोई लॉस हो गया, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, देखा, मंगल आ गया ना उसके ऊपर। तो ये एक प्लैनेट से या एक इससे कभी भी प्रिडिक्शन नहीं होती है। प्रिडिक्शन करने का एक स्पेशल तरीका होता है, एक स्पेशल उसका एक उसका देखने का एक मेथड होता है जिससे प्रिडिक्शन होती है। और ये सिर्फ और सिर्फ इस तरह की बातों से नहीं होता है। एक और मुझे कॉन्सेप्ट आपसे बात करनी थी कि एस्ट्रोलॉजी में हम ये देखते हैं कि एक, अब जैसे सन की रोशनी को अर्थ पे आने में 8 मिनट का टाइम लगता है। तो मेरा अगर जन्म 12 बजे का है तो मैं 11:52 का चार्ट तो नहीं बनाता ना। 8 मिनट में कम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मेरे लिए जो सन है वो 12 बजे वाला सन है, वो 8 मिनट पहले का नहीं है। इसका मतलब जो टाइम और डिस्टेंस है 8 मिनट का, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो इंस्टेंटली कनेक्टेड है। इसी लॉजिक से जुपिटर 16 मिनट होगा या 20 मिनट होगा, तो मैं अपने चार्ट में से 20-20 मिनट माइनस तो नहीं करा ना। इंस्टेंटली कनेक्टेड क्यों है वो इंस्टेंटली कनेक्टेड इसीलिए है क्योंकि वो एक ही एंटिटी है। यूनिवर्स इज अ सिंगल एंटिटी। जैसे मेरा दिमाग और मेरा हाथ कनेक्टेड है, मेरे दिमाग ने सिग्नल दिया, मेरा हाथ मूव किया, इसी तरह से सन, अर्थ, प्लैनेट, अर्थ पे पैदा होने वाला बच्चा, एवरीथिंग इज इंस्टेंटली कनेक्टेड, विच इज द फिलोसफी ऑफ अद्वैत, विच सेज दैट टाइम एंड स्पेस डिस्टेंस का मोहताज नहीं है। वो जो सन का जो इंपैक्ट आ रहा है वो डिस्टेंस का मोहताज नहीं है, वो इंस्टेंटली कनेक्टेड है। एंड दैट इज द अद्वैत फिलोसफी। अल्टीमेटली अगर आप डिटेल में जाओगे ना तो आप देखोगे कि फिलोसफी, अद्वैत, हिंदुइज्म, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम एंटेंगलमेंट, एवरीथिंग इज कनेक्टेड, एवरीथिंग इज टॉकिंग द सेम थिंग। हम उसको बस समझ नहीं पाते हैं। अद्वैत के कॉन्सेप्ट को अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो अद्वैत तो ये बोलता है कि जो स्पेस और टाइम है वो एक इल्यूजन है जिसको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इज माया। हिंदुइज्म में आपने एक वर्ड देखा होगा, माया। माया बोलता है कि आप इल्यूजन में हो, ये सिर्फ एक बिहेवियरल लेवल पे आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो। अगर आप हायर लेवल पे जाओगे तो एवरीथिंग इज वन। अद्वैत मतलब नॉट डुअल, मतलब वन। तो इन द हिंदुइज्म फिलोसफी द क्रिएटर एंड द क्रिएशन आर वन, वन सिंगल पर्सन और वन सिंगल बीइंग। उसी क्रिएटर का एक पार्ट है जो ह्यूमन एक्सपीरियंस में आता है, और वो सोल ह्यूमन एक्सपीरियंस में आती है, माया को एक्सपीरियंस करती है, फिर वापस चली जाती है। यही एस्ट्रोलॉजी का बेसिस है, और इसी तरह से इसको समझना चाहिए, बिकॉज इट्स इंस्टेंटली कनेक्टेड। ये एक दूसरा फिलॉसफी है कि बिग बैंग के बाद ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी ये बोलती है कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये सीक्वेंशियल नहीं है, ये सब कुछ एक ही टाइम पे है। फ्यूचर इज ऑलरेडी हैपेंड, वी जस्ट हैव टू रीच देयर, सो वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स दैट। अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स थ्योरी है, इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, बट फंडामेंटली अगर फ्यूचर डिसाइडेड नहीं होता तो वो प्रिडिक्ट कैसे हो सकता है? अब मुझे मालूम है कि शनि और जुपिटर का कंजंक्शन होगा 2028 में किसी के चार्ट में, और उस टाइम पे उसको एक लेट से उसको एक उसका घर बनेगा या उसकी प्रॉपर्टी बनेगी। तो वो सन और जुपिटर और सैटर्न की मूवमेंट तो प्रिडिक्टेबल है। मुझे मालूम है कि ये वहां पे उस टाइम पे इकट्ठे होंगे, तो मैं तभी तो प्रिडिक्ट कर पाऊंगा। अगर वो इवेंट कहीं पे किसी किसी ना किसी कॉजालिटी के फॉर्म में अगर अवेलेबल नहीं है तो मैं प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता। तो ये एक डिफरेंट व्यू पॉइंट है कि कॉन्शियसनेस के हिसाब से एवरीथिंग एग्जिस्ट एट वंस। जो हमारे हिंदू विजडम में हजारों साल पहले लिखा गया है, क्वांटम मैकेनिक्स ने वही 1935 में बताया है। क्वांटम मैकेनिक्स बोलता है कि सब कुछ कनेक्टेड है, अद्वैत बोलता है कि सब कुछ कनेक्टेड है, सन और अर्थ और ह्यूमन बीइंग रियल टाइम में कनेक्टेड है, कोई 8 मिनट को डिले कर नहीं होता, हमें उसकी जरूरत ही नहीं है एडजस्टमेंट की। क्वांटम फिजिक्स ये बोलता है, श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग जैसे जो यूरोपियन क्वांटम फिजिसिस्ट हैं, 1935 में अगर आप उठा के देखोगे उनका काम, वो ये बोलते हैं कि यूनिवर्स के सारे पार्टिकल्स एंटेंगल्ड हैं, इट इज कॉल्ड क्वांटम एंटेंगलमेंट। ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व्ड आर द सेम थिंग। अद्वैत वही बोलता है कि क्रिएटर और क्रिएशन सेम चीज है। क्वांटम मैकेनिक्स ये बोलता है कि ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड सेम है, दे आर एंटेंगल्ड, और ये एक एक्सपीरियंस के थ्रू एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि सन और एक बच्चा जो पैदा हो रहा है वो क्वांटम एंटेंगल्ड है, और सन की जो एनर्जी है वो उस पर इंपैक्ट डाल रही है, उसके लाइफ के इवेंट्स को शेप कर रही है, उसके हाउसेज, उसके प्लैनेट्स और उसकी राशियां कैसे वो इंटरप्ले कर रही हैं? ये हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे, बट दिस इज व्हाट व्हाट द एडवांस प्रिंसिपल सेड, एंड नाउ क्वांटम मैकेनिक्स इज सेइंग द सेम थिंग। तो हमारा ही विजडम हमारे को ही यूरोपियंस आके बता रहे हैं। फिलोसफी गिव्स मीनिंग, फिजिक्स गिव्स स्ट्रक्चर,
Astrology is the bridge. Philosophy is Advait, which is Hindu philosophy. Physics is science. They talk the same thing, and astrology is the bridge. अद्वैता के हिसाब से टाइम साइक्लिकल होता है, कॉन्शियसनेस इंटरकनेक्टेड रहती है. मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से स्पेस टाइम फैब्रिक है और क्वांटम एंटेंगलमेंट है. इट इज द सेम थिंग, इट इज द सेम विजडम विच इज कमिंग बैक टू अस थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लेटर फ्रॉम यूरोप. एंड वेदास जो है वो कोई टेक्स्ट नहीं है, कोई किसी तरह की कोई टेक्स्ट बुक नहीं है. वेदास, इट इज जस्ट अ फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल ऑफ यूनिवर्स. एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए हमें कॉज नहीं, कॉज देखना पड़ेगा, कोरिलेशन नहीं. फिलोसॉफी फिजिक्स दोनों समझना पड़ेगा. प्रोबेबिलिटी, बिकॉज एवरीथिंग इज प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी समझनी पड़ेगी. और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये. हम कुछ भी बोल के और सिर्फ आई बॉल्स ला के या किसी को बेवकूफ बना के और अपने पैसे चार्ज करना, ये सब चीज नहीं करना चाहिए हमें. दिस इज नॉट द राइट वे टू लुक एट इट. सो दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट एवरी पर्सन हु इज लर्निंग एस्ट्रोलॉजी has to have. Or even if you're not learning astrology, your family is consuming astrological content. कल को आपके बच्चे को कोई बोल दे कि 8 नंबर के मोबाइल वाले फ्रॉड होते हैं, और उसको कोई बंदा मिल जाए या कोई बंदा किसी के साथ वो डीलिंग कर रहा है, या का कोई बेटा या बेटी जिसका मोबाइल नंबर 8 है, वो तो ये मान लेगा कि वो फ्रॉड है. तो ये सब थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है यहाँ पे. और हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए हमें विजडम पास ऑन करना चाहिए, और हमें कोरिलेशन समझाना चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग इट इन द राइट वे. दैट इज हाउ वी हैव टू थिंक अबाउट इट. सो दैट वाज पार्ट वन. Thank you very much for attending. We will now, in about 7 to 8 minutes, 7:45, we will start with part two. Part two को मैं जल्दी खत्म करूंगा. और फिर आखिरी के 10-15 मिनट we will keep for some questions or any thoughts that anybody might have. Okay? Thank you. See you in about 8 minutes. I hope everybody has the second link. Link 2 मैंने भेजा हुआ है सबको. अगर किसी के पास नहीं है तो आप मुझे प्लीज बता दीजिए. ओके, थैंक यू.